बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मुझे आप देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। ये कुछ निकात हैं जो मैंने लिख रखे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सामने निकाल कर रखी हुई हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है एक आम आदमी के साथ और इस मुल्क की एलीट के साथ। हम हमेशा बात करते हैं रूलिंग एलीट, अशराफिया, ये कितना बोझ उठा रहे हैं, वो बोझ जो एक आम आदमी पर मुसलसल डाला जा रहा है। इससे पिछली हुकूमत में भी डाला गया था, अब भी डाला जा रहा है, उससे पहले भी डाला जाता रहा है। वो बोझ ये लोग कितना उठाते हैं, मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने पेश करूंगा कि हमारे यहाँ जज, जर्नैल, हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी का आदमी, एक MNA, MPA, ये किस तरह से जिंदगी जीते हैं, इन्हें क्या मयस्सर है और मुझे और आपको क्या मयस्सर है। और उसके बाद एक बहस हो रही है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जो महंगाई ख़त्म करने आई थी, ये हुकूमत अब भी जिम्मेदार नहीं है। कुछ ऐसे लिफाफे, कुछ ऐसे टोकरे, कुछ ऐसे घुंघरू तोड़ मौजूद हैं जो अब भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं है। बाज़ तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जिम्मेदार ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है जिससे मैं कुछ मालूमात आपके सामने रख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के हवाले से। देखिए, इस स्टोरी में हमें सबसे पहले ही पता चलता है कि 134 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, चारों हाई कोर्ट्स के जज साहिबान जो हैं, इनकी जो मुराआत हैं, और ये कुछ पुरानी खबर है, ये PMLN की गवर्नमेंट के आखिरी के दिनों की खबर है, वो 159 मिलियन रुपए है पर मंथ। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनकी तनख्वाह क्या है? उनकी तनख्वाह है, कुछ अर्सा पुरानी खबर के मुताबिक 8,46,549 रुपए, 8,46,549 रुपए माहाना। उसके बाद 3,70,597 रुपए उन्हें सुपीरियर जुडिशल अलाउंस मिलता है। सुपीरियर जुडिशल अलाउंस ये भी मिलता है 3,70,597 रुपए। इसके अलावा चीफ जस्टिस अगर सरकारी घर में नहीं रहते तो 68,000 रुपए घर का जो अलाउंस है, हाउस रेंट है, वो भी उनको मिलता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का हर जज तनख्वाह की मद में हासिल करता है, और ये पुरानी खबर है, अगेन इसमें कुछ इजाफा हो चुका है, 7,99,699 रुपए माहाना, 3,70,597 रुपए ये सुपीरियर जुडिशल अलाउंस, हाउस रेंट, और उसके बाद अगर ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है तो ये सब कुछ बनता है 1.17 मिलियन पर मंथ। और इसके साथ जो है 15 जजेस एपेक्स कोर्ट के, इनके हवाले से सैलरीज का और बाकी चीज़ों का जो अलाउंस है, ये 17.5 मिलियन ये अलाउंस है। इसके बाद हाई कोर्ट जो हैं, उनके जज साहिबान की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तनख्वाह होती है 7,84,608 रुपए पर मंथ। इनको एक एडिशनल अलाउंस मिलता है, सुपीरियर जुडिशल अलाउंस, ये है 2,96,477 रुपए। और घर का किराया अगर ये सरकारी घर में नहीं रहते तो वो मिलता है 65,000 रुपए माहाना। गिलगित बल्तिस्तान और बाकी जो चीफ जस्टिस हैं चारों के, इनको मिलाकर ये बन जाता है 6.48 मिलियन रुपए माहाना। लेकिन ये कुछ पुराने फिगर्स हैं, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये मालूमात कुछ दी हुई हैं, और इन मालूमात में जो मेडिकल अलाउंस है किसी भी चीफ जस्टिस का, वो लिखा हुआ है 67,733 रुपए, और घर का किराया वगैरह ये मालूमात इसमें मौजूद हैं। यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो हैं अनलिमिटेड, यूटिलिटी बिल्स हैं अनलिमिटेड। और इसके बाद इनको जो माली, जमादार और दीगर स्टाफ मिलता है 25,000 रुपए माहाना, उसकी तनख्वाह होती है। 500 लीटर फ्यूल का मिलता है, 500 लीटर फ्यूल का मिलता है जज साहिबान को, और 500 लीटर बहुत होता है। ये अगर आप दफ्तर आ जा रहे हैं और कुछ बुनियादी ज़रूरियात के लिए काम कर रहे हैं तो 500 लीटर महीने में मुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता, बच जाता है। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब, उन पर जो केस हुआ था उसमें यह भी था कि उन्होंने एक जगह से फ्यूल डलवाया, वहां पेट्रोल पंप ही नहीं था,
और जितना फ्यूल डलवाया, गालिबन अगर मुझे सही फिगर इस वक्त याद है तो वो एक कार के टैंक में आता भी नहीं है। एक बार की पर्ची उनकी जो थी जिसकी उन्होंने रीइंबर्समेंट करवाई कि मुझे इसकी अदायगी कर दें, वो कुछ 400 लीटर की थी। दुनिया की किसी गाड़ी में, किसी कार में 400 लीटर फ्यूल जो है वो एक बार में आता नहीं है। एक बार की खरीदारी थी उनकी, जो रिपोर्ट हुई थी मुबैना तौर पर। इसी तरह से अगर आप बाकी देखें MNAs को, MPAs को, तो ये लाखों की तनख्वाह वाले लोग हैं। TADA इनको मिलता है, एयर टिकट इनको मिलता है, ट्रेन टिकट इनको मिलता है, गाड़ी इनको मिलती है, फ्यूल इनको मिलता है। फिर आप आ जाइए, ये जो हमारी अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेट है, सेक्रेटरीज हैं, इनके 3-3, 4-4 हज़ार गज के महल हैं। उन महलात में जो बिजली है वो इनको फ्री है, गैस फ्री है, टेलीफोन फ्री है इनको। फिर इनकी गाड़ियां अगर आप देखें तो आपको सिर्फ सरकारी औकात में इनके इस्तेमाल में नजर नहीं आती, वो आपको इनके बच्चों के स्कूलों के बाहर नजर आती हैं, वो आपको शॉपिंग मॉल्स के बाहर खड़ी हुई नजर आती हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़ी हुई नजर आती हैं। गाड़ी और गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल मिलता है सरकारी काम के लिए, लेकिन ये उसे अपने हर अलल्ले तलल्ले पर खर्च करते हैं। ये इन लोगों का हाल है। मैंने इसी तरह से कोशिश की कि मैं जो जर्नैल हैं पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के ऑफिसर्स, उनके भी आदाद शुमार हासिल करूं। और मैंने इस सिलसिले में 1-2 रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स को फ़ोन करके कुछ मालूमात भी हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमें जो फ्यूल, क्योंकि उनकी जो मालूमात है वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं, जो दस्तयाब हैं उनमें इनकी तनख्वाह जज साहिबान से और बहुत से सरकारी अफसरान से कहीं कम है। उनकी जो फ्यूल और बाकी अलाउंसेस हैं वो कहीं कम हैं। बाज़ जगहों पर, बाज़ यूटिलिटीज़ में उनको कोई कंसेशन नहीं है। लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जो ये तमाम खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक आम आदमी जो 20-22 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसे 2,000 रुपये की सब्सिडी मिलती भी है या नहीं मिलती नहीं पता। ये जो सब्सिडी है, जो पेट्रोल पे अब भी मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि 8 रुपये हम दे रहे हैं और ये हमने कीमतें कम की हैं, इसको अगर आप देखिए तो हुआ क्या है। ये टारगेट से सब्सिडी देने जा रहे थे, टारगेटेड सब्सिडी नहीं दी। तो अगर एक शख्स बाइक में 1 लीटर फ्यूल डलवाएगा तो वो 1 लीटर फ्यूल डलवाने वाला 8 रुपए की सब्सिडी इस कौमी खजाने पर उसकी जात पे एहसान है। लेकिन जो लैंड क्रूजर वाला अगर डलवाएगा 100 लीटर फ्यूल तो उसके लिए फिर ये पैसे कहां पहुंचेंगे, इस बात का एहसास कीजिए। एक बाइक वाले के लिए मंथली ये सब्सिडी कहां है और एक लैंड क्रूजर वाले के लिए, एक 2500 सीसी गाड़ी चलाने वाले के लिए, एक 4000 सीसी गाड़ी चलाने वाले के लिए ये सब्सिडी कहां है, ये एहसास कीजिए। इस हुकूमत ने कहा था हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे, नहीं दे सके। और फिर हमारे जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उनको देखें अगर आप, तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से पैसा खर्च हो रहा है। हमारे MNAs, MPAs, वुज़रा, इन लोगों के लिए दफ्तर, इन लोगों के लिए घर, और फिर उसके बाद इनके लिए मल्टीपल गाड़ियां सिक्योरिटी स्टाफ की और स्टाफ की, जिसमें आपको सरकारी फ्यूल जलता हुआ नजर आएगा। और ये इनके इस्तेमाल में रहेंगी 24 घंटे, और 24 घंटे कौमी खजाने पर ये लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी बोझ उठाएगा और ये बोझ उठाने को भी तैयार नहीं है। बिजली की कीमत 8 रुपए फी यूनिट बढ़ चुकी है, इस हुकूमत के आने के बाद से छठा इजाफा है, लेकिन ये लोग बोझ उठाने को तैयार नहीं है। बोझ उठाएगा गरीब आदमी, और गरीब आदमी पर हर तरह का बोझ डाला जाएगा। और उसकी जिंदगी में ना फ्री मेडिकल है, ना फ्री बिजली है, ना फ्री गैस है, ना फ्री टेलीफोन है, ना ही उसके लिए कोई ऐसी जॉब है कि जॉब के इख्तिताम पर उसे पर्क्स मिलेंगे, उसे पेंशन मिलेगी। इन लोगों को जॉब के इख्तिताम पर पेंशन मिलेगी, मुलाजमीन भी मिलेंगे इन लोगों को जो ताउम्र कौमी खजाने से तनख्वाह लेते रहेंगे। और एक आम आदमी पर, एक आम पाकिस्तानी पर बोझ पड़ेगा, तो एक आम पाकिस्तानी ये बोझ क्यों उठाए? इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि आज एक आम आदमी की ज़िंदगी हराम की है तो खुद भी कुछ अपने ऐश, कुछ अपने खर्चे कम करें, ताकि नज़र आए कि ये लोग भी बोझ उठाने को तैयार हैं। और इन लोगों के ये तमाम तर अलाउंसेस फिल फॉर कट किए जाने चाहिए। ना सिर्फ कट किए जाने चाहिए बल्कि इनकी तनख्वाहों में कट लगना चाहिए। जो शख्स खुद कमा रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है,
وہ تو پھر افورڈ کرے کہ وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے، مگر یہ لوگ کس چکر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ہاں بعض ٹوکروں، بعض لفافوں کی جانب سے اب بھی، کہ عمران خان کی حکومت کا یہ بوجھ ہے جو اس حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک بات، عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے تحت عمران خان نے قیمتیں نہیں بڑھائیں، لاک کر دیں، اب اس حکومت کو بڑھانی پڑ رہی ہیں، تو یہ اس حکومت کو عمران خان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر حکومت میں آئے کیوں تھے؟ آپ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ ٹرپل ایم لے کر، آپ آئے تھے کہ غریب رو رہا ہے، پس رہا ہے، ہم اس کے ریلیف کے لیے آئے ہیں، اب آپ تکلیف بن چکے ہیں۔ آپ آئے تھے کہ ہم ایک عام آدمی کا مطالبہ پورا کرنے آئے ہیں، کیونکہ عمران خان غیر آئینی حکمران ہے، اس نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے۔ مریم نواز شریف، شہباز شریف، باقی لوگ، بلاول بھٹو زرداری، یہ عمران خان کی حکومت میں 7 روپے، 5 روپے، 10 روپے اضافے پر ٹویٹ کرتے تھے، ٹیلی ویژن پر آتے تھے، شور مچاتے تھے۔ اب سب کے سب خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پیٹرول کی قیمت 270 روپے سے اوپر جانی ہے موجودہ حالات میں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں اور بڑھیں تو اور بڑھیں گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی مزید، اور مزید بڑھنے کے نتیجے میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے فیکٹریز میں، جس میں پیٹرول بھی جلتا ہے، بجلی بھی جلتی ہے، تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، اور اس کے بعد مختلف اشیاء کی قیمت بڑھے گی۔ جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، فیکٹری سے دکان تک، گودام تک چیزوں کو پہنچانے کی قیمت بڑھے گی تو قیمت بڑھے گی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے، وہ فرق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حکومت کہاں کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے، حال کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کراچی میں جلتے ہوئے پیٹرول پمپس، آگ لگاتے ہوئے لوگ، گالیاں بکتے ہوئے لوگ دیکھ لیے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں، اور وہ ویڈیو آدھی دنیا دیکھ چکی ہے، اور وہ خاتون شہباز شریف صاحب سے جس انداز میں عقیدت کا، محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اس وقت ہنسی آ رہی تھی، بعد میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے۔ رونا آتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر، ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر جو ان لوگوں نے عام آدمی کا کر دیا ہے۔ ہمارے لفافے، ہمارے ٹوکرے اب بھی بتانے کہ عمران خان ذمہ دار ہے۔ پوچھیں نا پھر یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ یہ لوگ آئے تھے اپنے مقدمات کو نپٹانے، ٹھکانے لگانے۔ یہ لوگ آئے تھے EVM کا خاتمہ کرنے۔ یہ لوگ آئے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا خاتمہ کرنے۔ یہ لوگ آئے تھے کہ عمران خان ان سے سنبھل نہیں رہا، اور عمران خان کچھ اور فیصلے کر لے گا تو ان کی ہو جائے گی ایسی کی تیسی۔ اور اب یہ خود اپنی سیاسی قبر کھودتے چلے جا رہے ہیں، اس کی مٹی باہر عوام پہ گر رہی ہے، عوام بھی دب رہی ہے، اور یہ لوگ خود گڑھے میں اترتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب ان کی چیخیں آپ کو عمران خان جو ہے اس سے زیادہ سنائی دے رہی ہیں، اس کے دور سے زیادہ سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ ایک عام آدمی کا حال ہے، انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ان حالات میں واقعتاً جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ کچھ فیصلے کیجئے، ان لوگوں سے جان چھڑائیے۔ اگر جان نہیں چھڑاتے تو صرف یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو یہ ضروری فیصلے نہیں کرتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔